नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कीजिए या क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, वहां मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ। एक सीरीज आपका प्योरली न्यूमेरिकल बेस है। ये इसलिए है कि कितने लोग होंगे जो ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, वो उनके पास कंटेंट ऑलरेडी तैयार होगा। उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से सीरीज चालू किया है, जिसमें हमने पहले एससी वर्मा का जो प्रॉब्लम था, वो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद अभी नीट के प्रीवियस ईयर के आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। इसके बाद जेई का करेंगे। आप इतना प्रॉब्लम कर लिए और जितना मैं कंटेंट आपको सिखाया हूँ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन चालू करते हैं। तो देखो यार, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए हो, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वर्क पावर एनर्जी की। आप एक बार जाके वहां से पहले सारा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर आइए देखिए सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर बिना कॉन्सेप्ट सीखे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, 10 क्वेश्चन ट्राई करोगे, उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं और डिप्रेस होके आप क्वेश्चन सॉल्व करना ही बंद कर दोगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कह क्या रहा है, टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू have spring constant kp and kq such that kp greater than kq। के पता है ना क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट। देखो पहली बार सेम अमाउंट में स्ट्रेच हो रही है, दूसरा बार देन बाय द सेम फोर्स, केस बी। The work done by the spring WP and WQ are related as in case A and case B respectively। देखो अगर आपको याद होगा जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था, वहां पे एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कि अगर एक बार सेम अमाउंट से स्ट्रेच करें तो क्या इफेक्ट आएगा और एक बार सेम फोर्स लगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट पे एआईपीएमटी जो अभी नीट होता है उसने 2015 में क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए यहाँ पहले मैं आपको समझाता हूँ ये कह क्या रहा है। ये कोई आपका एक नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक। इसको क्या करते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं। मान लेते हैं कितना स्ट्रेच किए हैं, x1। और दोबारा कितना करेंगे, दोबारा करते हैं x2। x2 कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई फिक्स लेंथ नहीं दिया है। मान लेते हैं यहां से यहां दूरी कितनी है, x2। ये हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बार आपका क्या किए, जो पहला कॉन्सेप्ट है पहले में दोनों को सेम रखा है, तो जब सेम रखा है तो इसके आगे जितना कुछ है ना हम उसको रिमूव कर देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर यहां से यहां x1 आया है तो आपका x2 भी तो यहां से यहां तक ही होगा, दोनों में सेम आएगा कि नहीं। यहाँ स्प्रिंग भी बना दे रहा हूं। अब देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट केपी है, अगर ये पी है आपका स्प्रिंग पी और ये स्प्रिंग क्यू है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट केपी और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के क्यू। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो पी का है वो क्यू से ज्यादा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, केस वन। केस वन में क्या कर रहा है, केस ए में आपका इलोंगेशन इज सेम, मतलब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x। जो दोनों स्प्रिंग है वो सेम अमाउंट पे खींची गई है। मानो पहला 2 सेंटीमीटर खींची तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर खींची। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर हम p का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाफ के x1 स्क्वायर। और x1 की वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ए हुआ डब्ल्यू पी की। इसी तरह अगर डब्ल्यू क्यू की लिखेंगे तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स टू स्क्वायर। और जब x2 की वैल्यू पुट करेंगे क्या निकल के आएगा, हाफ के, अरे स्प्रिंग कांस्टेंट पी है ना, हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले को मान लेते हैं इक्वेशन 1, नीचे वाले को इक्वेशन 2।
अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें क्या मिलेगा? WP डिवाइडेड बाई WQ इक्वल टू, देखो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, x सेम है, ये भी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? KP डिवाइडेड बाई KQ। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? KP ग्रेटर देन KQ। अगर KP ग्रेटर देन KQ है तो आपकी ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से ज्यादा आएगी कि नहीं? उससे ज्यादा आएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा? जो आपका WP है वो निकल के आएगा WQ से ज्यादा। तो ये रहा आपका सेम इलोंगेशन जब हो रहा है उस केस में। समझ में आया ना? यहाँ से अगर ना समझ, देखो KP डिवाइडेड बाई KQ, जब इसकी वैल्यू करेंगे एक से ज्यादा निकल के आएगी। जब इसकी वैल्यू एक से ज्यादा निकल के आई, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो WP ग्रेटर देन WQ, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब चलो केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है कि सेम फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं। सेम फोर्स ना, अगर इस पे F है तो इस पे भी F लगा के खींचा जा रहा है। सेम फोर्स, इसका KP है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट KQ है। समझ में आया कि नहीं? P स्प्रिंग है, Q स्प्रिंग है। अब जब ये हुआ है, यहाँ क्या हमने कांस्टेंट माना है? B में हमने नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इज कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? जो इसका अपोज करेगा। स्प्रिंग फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो स्प्रिंग फोर्स यहां से दिखा देते हैं। इसका अपोज करेगा Fs और इधर भी इसका अपोज करेगा Fs। तो जो आपका FSP और FSQ है ये आपका दोनों में बराबर है। तो चलो Fs इक्वल टू Fs, ये है Q और इधर है आपका P। ये किसके बराबर आ गए? F के बराबर आ गए। तो चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम यहाँ से इलोंगेशन लिखें, F इक्वल टू क्या होता है? K x होता है कि नहीं? यहाँ से हम x इक्वल टू F बाई K लिख लेंगे। तो चलो हमें x1 का लिखना है। x1 इक्वल टू F, यही आएगा ना, F डिवाइडेड बाई K की वैल्यू KP हम 1 के लिए लिख रहे हैं। इसी तरह 2 के लिए लिखेंगे x2 इक्वल टू F बाई KQ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब अपने को वर्क डन पूछा है तो वर्क डन का फार्मूला हाफ के क्या है? पहले का लिख रहे हैं तो KP एक्स स्क्वायर, x1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्या निकल के आएगा? हाफ KP। और x1 की वैल्यू कितनी है? F बाई KP का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा आपका हाफ। देखो यार कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। आप इसको अच्छे से सीखिए, जल्दबाजी में सीखोगे क्वेश्चन फिर से घुमाएगा और आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए टाइम दीजिए और अच्छे से सीखिए। x2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ KQ F बाई KQ का होल स्क्वायर। यहाँ से KQ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ F स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ स्क्वायर। अगर इसको हम इक्वेशन 4 मान लें, इसको इक्वेशन 5 मान लें, तो हम इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। तो चलिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5 क्या हमें मिलेगा? इक्वेशन 4 WP बाई WQ। अब देखो इस साइड क्या मिलेगा? जब हाफ हाफ से कट जाएगा, एफ एफ से कट जाएगा और के क्यू ऊपर जाएगा, नीचे है ना तो ऊपर आएगा। के क्यू और के, अरे यहाँ मैंने स्क्वायर क्यों डाल दिया? के क्यू आपका ऊपर आएगा तो क्या बचेगा? के क्यू डिवाइडेड बाई के पी। ये आपका रिलेशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया क्या है? के पी ग्रेटर देन के क्यू। अब देखो नीचे की वैल्यू ज्यादा है और ऊपर की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? अगर नीचे की वैल्यू ज्यादा है मतलब क्यू में ज्यादा काम किया जा रहा है, तो यहां से हम क्या लिख लेंगे? डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू क्यू। ये किसमें निकल के आया? जब वर्क फोर्स आपका सेम है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ? केस 1 में WP ग्रेटर देन WQ और केस 2 में WQ ग्रेटर देन WP। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी नहीं है, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप यहीं रखोगे और 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के डरिएगा मत बिल्कुल, क्वेश्चन यार एकदम इजी होते हैं। एक बार आप समझ गए क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से, बिल्कुल मत डरिए। इसको रीड करिए,
A block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force F equal to 0.1 x joule per meter. During its travel from x equal to 20 meter to 30 meter, its final kinetic energy will be। देखो कितना इजी क्वेश्चन है आपका, AIPMT 2015 में पूछा गया था। आपको पता है कि नीट के पहले आपका हर स्टेट के एक अलग अलग एग्जाम होता था और सेंट्रल जो एग्जाम लेती थी उसको AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मॉक टेस्ट, जिसको अब सारे स्टेट और इन सबको कंबाइंड करके नीट कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले सबसे पहले डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। दिया क्या है, क्या करा, एक ब्लॉक है, कितने केजी का है, 10 केजी का एक ब्लॉक है। देखो अगर आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे विजुलाइज करके पहले खुद से करिए। एक बार आपका दिमाग चलने लगा फिर तो क्वेश्चन एकदम कम से कम टाइम में आप करना सीख जाओगे। शुरू में आप एल्गोरिदम सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। वेलोसिटी दिया था 10 मीटर पर सेकंड, हमने लगा दिया। अब देखो फोर्स क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, F इक्वल टू, और कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है 0.1x, देखो दिया है। अब आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू 20 से अगर x इक्वल टू 30 तक ये पहुंच गया तो इसने कितना काम किया वही पूछा जा रहा है। यहाँ पे था x इक्वल टू 20 मीटर और x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 30 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यहाँ से एक पार्टिकल चलना शुरू किया और यहाँ पे आके रुक जा रहा है और इसके एक अपोजिट फोर्स लग रहा है 0.1x का, और आपसे बोल रहा है कि अगर ये 20 मीटर से चलना चालू किया तो 30 मीटर पे जाके रुक जा रहा है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है उसको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आप फोर्स से वेलोसिटी निकालिए। वर्क डन कैसे हम निकालते थे, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद होगा उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सारा डेटा पता चल गया ना, यहाँ फिर से लिख देता हूँ। क्या दिया है, m इक्वल टू 10 kg, F इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.1x, और क्या दिया हुआ है, स्पीड, स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और V1 x1 x2 क्या दिया है, x1 इक्वल टू 20 मीटर से कहां तक जा रहा है, x2 इक्वल टू 30 मीटर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी को पता है अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा। देखो यार अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, देख रहे हो, तो मैंने 10 लेक्चर बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसके बाद वर्क एनर्जी का आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो यार जब यहाँ पे ब्लॉक आके रुक गया तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी, और के फाइनल आपका क्या हो जाएगा अगर वेलोसिटी जीरो है, ये तो जीरो हो जाएगा, यही होगा ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें W चाहिए ना, के फाइनल चाहिए यहाँ से। सॉरी यहाँ के फाइनल जीरो नहीं हो गए, पूरे सिस्टम का पूछ रहा है, लास्ट में जाके जीरो हो रहा है। ये हमें कहीं नहीं मेंशन किया है कि रुक जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, के फाइनल, के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल को इधर लेके आए, W प्लस के इनिशियल। अब देखो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना कार्य किया गया और आपको वेलोसिटी दी गई है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है तो कुछ तो काम किया गया होगा, और ये वेलोसिटी अगर मूव करे तो कौन कौन सी एनर्जी आएगी, के इनिशियल आएगी, उसको डालते हैं। तो चलिए वेरिएबल फोर्स में क्या होता था, यही लिख देता हूं, एफ डी एक्स प्लस के इनिशियल क्या है, हाफ एम भी स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, बस यही करना था, x1 से x2। सारा डेटा दिया हुआ है उसको पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 20, x2 की वैल्यू है 30, और एफ डी एक्स 0.1 एक्स, एफ की वैल्यू है डी एक्स प्लस हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हमने एफ की वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या निकल के आएगा, के फाइनल इक्वल टू, देखो ये रिटार्डेशन है ना, तो यहाँ हम साइन के साथ पुट करेंगे। जब साइन के साथ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो ना वेलोसिटी और उसके अपोजिट में है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। समझ में आया कि नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस 0.1 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और पावर से डिवाइड हो जाएगा।
लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 20 से लेके 30 तक। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास की वैल्यू 10 और किस स्पीड से जा रहा है? 10 के स्क्वायर से। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -0.1, एक्स की वैल्यू पहले 30 पुट करो और यहाँ पे भी 2 बाहर निकालो, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5 और 10 दहा में 100, 100 पंजे 500 और ये पूरे की वैल्यू निकल के आएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी निकल के आएगी -25 और इसका निकल के आएगा +500। के फाइनल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 475 जूल। देखो कुछ नहीं था, बस आपको एक वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना था। वर्क इसके बाद के फाइनल को एक साइड किया, वर्क डन। अगर कोई पार्टिकल पे एफ फोर्स लग रहा है तो वो पार्टिकल कितना काम करेगा, हमने वेरिएबल फोर्स का फार्मूला लगाया और सीधा आंसर निकल के आ गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका आने वाले एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसको आप एक बार खुद से करिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले रीड करिए, कह क्या रहा है। एक कोलिजन का एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। कोलिजन का मैंने 2 से 3 लेक्चर दिया हुआ है, उसको जाके आप देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रुकेगा। देखो ये कह क्या रहा है। Two particles of masses m1 and m2 moves with initial velocity u1 and u2. On collision, one of the particles get excited to high level after absorbing energy epsilon. If final velocity of particle be v1 and v2, then we must have। तो आपसे बोल रहा है कि इसमें आपका एक पार्टिकल है। चलो यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमने डेफिनेशन देखी थी वही है। एक पार्टिकल है, क्या इसका मास है m1 और किस वेलोसिटी से जा रहा है? u1 स्पीड से, मान लेते हैं। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है और किस वेलोसिटी से जा रहा है? u2 से, मान लेते हैं। इस पॉइंट पे आके टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ? पार्टिकल जो m1 था ये v1 स्पीड से जाने लगा और जो पार्टिकल m2 था ये किस स्पीड से जाने लगा? v2 स्पीड से। और जब ये टकराया, इसमें आपका एक पार्टिकल क्या हो रहा है? पार्टिकल गेट्स एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर ऑब्जर्विंग एनर्जी एप्सिलॉन। यहाँ से टकराने के बाद एक पार्टिकल हायर एक्साइटेड हो गया और कितनी एनर्जी दे दिया है? एप्सिलॉन। तो आपसे यहाँ 4 ऑप्शन देके पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए, जब अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट है, एनर्जी बैलेंस और लीनियर मोमेंटम, तो पहले हम एनर्जी बैलेंस को लगाते हैं। सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ना, ऑप्शन में सब वही इनिशियल और फाइनल और एप्सिलॉन के टर्म में है। तो इनिशियल एनर्जी, टकराने के पहले क्या क्या इनकी एनर्जी थी और कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये है आपका फाइनल एनर्जी, सॉरी इनिशियल एनर्जी। अब आफ्टर कोलिजन, जब टकराया, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या हुआ है? आफ्टर कोलिजन पार्टिकल अब्जॉर्ब एनर्जी एप्सिलॉन। पार्टिकल, देखो यार, अगर आप लोग देख रहे होगे, देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। अगर सारा लेक्चर अटेंड किए होगे, आप सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने जेई मेन का एक सीरीज बनाया है कि जो आपको सिखाया वही आया। जाके आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो क्या बचेगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और एक जो एक्साइटेड हुआ है वो कितनी एनर्जी दिया है? कितनी एनर्जी? एप्सिलॉन, यहाँ क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। तो चलिए दोनों एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं। ये आपका क्या है? टोटल फाइनल एनर्जी है। अब जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपका क्या होगा? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बैलेंस करते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस क्या है आपका? एप्सिलॉन। तो अब एप्सिलॉन देखो ऑप्शन में सारा आपका किधर है? लेफ्ट साइड है, तो हम उसको लेफ्ट साइड लाते हैं। हाफ m1 u1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। कुछ नहीं करना था यार, फार्मूला लगा के केवल आपको अरेंज करना है। हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये हुआ फाइनल आंसर, और इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन। ये ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। देखो कितना इजीली हमने निकाल दिया, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था अलग अलग केस पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो AIPMT 2015 में पूछा गया था। देखो PYQ क्वेश्चन करने का एक ही फायदा होता है कि कॉन्सेप्ट आपके फिर से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन भले ना रिपीट हो, कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को करके उनका कॉन्सेप्ट सीखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है? अ मास m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0। देखो कोई प्लेन है, एक सर्कुलर प्लेन। आप इसको ऐसा मान लो, टेबल देखे होंगे ना, डाइनिंग टेबल, उसमें बीच में एक होल होता है। कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिए, जिसमें एक पार्टिकल उसके किनारे किनारे पर v नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है। उसका मास m है, रेडियस r है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर ये किसी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, इज इंक्रीज ग्रेजुअली एंड फाइनली m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट बाई 2। द फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज। आपको एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है जिसमें एक पार्टिकल एक सर्कल में v नॉट स्पीड से घूम रहा है। बोल रहा है कि अगर इसमें टेंशन किसी तरह इंक्रीज हो जाए, स्ट्रिंग में कंटिन्यूअस जो बधा हुआ है, और उसका रेडियस जब r बाई 2 हो जा रहा है, तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको पूछ रहा है। तो यार ये देखो कुछ नहीं है, कितना इजीली हम इसको करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो अभी मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं सिखाया है, लेकिन वो अगर आपने सर्कुलर मोशन देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वही यहाँ पे लगाते हैं। जैसे हम लीनियर मोमेंटम नहीं करते थे, एम भी होता था, तो सर्कुलर मोमेंटम में आप सॉरी एंगुलर मोमेंटम में आपका एम भी आर हो जाता है। बस उसको याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर, वहां हम लीनियर को किससे लिखते थे? लीनियर को पी से लिखते थे ना, यहाँ एंगुलर को हम एल से लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम एल, एल इक्वल टू क्या होता है? मास वेलोसिटी इनटू किस रेडियस में घूम रहा है, यही एक अलग आ जाता है। जब इसका कंजर्वेशन है एल आई इक्वल टू एल फाइनल, एम इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, आर नॉट इक्वल टू, अब देखो हमसे कितने रेडियस पे पूछा है? आर नॉट बाई 2, और मान लेते हैं कि आर नॉट बाई 2 पे वेलोसिटी अपनी कितनी हो जाएगी? भी। तो यहाँ पे रखते हैं फाइनल, तो कितना मास तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेज नहीं आएगा। वेलोसिटी को हम क्या नाम दे दें? भी नाम दे दें? तो चलो भी नाम दे देते हैं। और रेडियस अब कितना हो जा रहा है? आर नॉट बाई 2। यहाँ मास से मास कैंसिल हो गया, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। हमें भी की वैल्यू चाहिए ना, भी नॉट के टर्म में पूछा है, तो भी इक्वल टू निकल के आएगा 2 भी नॉट। हमें देखो इस रेडियस पे वेलोसिटी चाहिए थी, उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूछा, तो हमें वेलोसिटी मिल गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या ही है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हाफ एम, भी की वैल्यू कितनी है? 2 भी नॉट स्क्वायर। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? हाफ एम इंटू 4 भी नॉट स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 mv नॉट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 2mv नॉट स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हुआ। देखो कुछ नहीं किया, बस एंगुलर मोमेंटम लगाया, वेलोसिटी पता चल गई, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर चाहिए था। जैसे ही वेलोसिटी पता चली, हम काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था और उस पे 2-3 क्वेश्चन कराए थे। फिर से उसी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कराता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं।
A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 मीटर with an initial velocity v naught। देखो एक 20 मीटर की ऊंचाई से v naught के स्पीड से एक बॉल जमीन पे फेंकी जाती है। It collides with the ground, losses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height। The initial velocity v naught is take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, एक बॉल है, चलिए बॉल है, इसको जमीन पे गिराया गया, ये आपका जमीन है, ठीक। और इसकी हाइट कितनी है बॉल की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी हाइट है 20 मीटर। और किस स्पीड से फेंका गया है, v नॉट स्पीड से फेंका गया। जब ये आके यहाँ जमीन पे टकराया तो टकराने के बाद क्या किया है, वापस से रीबाउंड्स किया, ठीक। यहाँ फिर से इस ऊंचाई पे आ गया और इसका कलर अब मैं दूसरा दिखाता हूं। और जब रीबाउंड्स किया है तो इसकी स्पीड मान लेता हूं कितनी है, v है, हमने माना है। हमें क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल गिराया जाता है v नॉट स्पीड से, जमीन से टकराने के बाद ये वापस रीबाउंड्स होके सेम हाइट पे जाता है। तो वो फाइनल वो स्पीड बताइए जिस स्पीड से बॉल गिराया गया था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें वेलोसिटी चाहिए, फिर एनर्जी चाहिए, फिर उसका कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। ये अपना रोड मैप, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो मान लेते हैं लेट, जो हमने भी माना है उसको डिफाइन कर देते हैं। लेट बॉल रीबाउंड्स विथ स्पीड भी, जो आपका बॉल है वो भी स्पीड से रीबाउंड्स हो रहा है, ठीक। अब जब भी स्पीड से हो रहा है, जस्ट रिबाउंड्स हुआ है, तो भी इक्वल टू क्या होता है, √2gh, यही होता है ना। अब भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as नहीं लिखते थे, यहाँ इनिशियल स्पीड 0 है और स्क्वायर करेंगे तो भी इक्वल टू स्क्वायर √2gh आएगा। उसी को हमने यहाँ पे पुट किया है, क्या निकल के आएगा, 2, g की वैल्यू कितनी दे देते हैं 10, और h की वैल्यू कितने हाइट से फेंका गया है 20। भी इक्वल टू निकल के आया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब जैसे ही वेलोसिटी हमें पता चल गई, ये टकराने के बाद ये वेलोसिटी पता चली है, अब हम क्या इस पे काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल, जैसे ही टकराई है, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, जस्ट टकराने के बाद, तो हम इसका एनर्जी निकाल देते हैं। एनर्जी, एनर्जी ऑफ बॉल, देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है, इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। और पता कैसे चलेगा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ मास m और v की वैल्यू कितनी है 20, यही निकाले है ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, एनर्जी, एनर्जी निकल के आएगी हाफ m, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल के आएगा 200 m जूल। ये क्या निकल के आया, एनर्जी जस्ट आफ्टर रीबाउंड्स। और क्वेश्चन में क्या करा, रीबाउंड्स पे आपका 50% एनर्जी लॉस हो गई है। तो अगर लॉस होके 200 m बची हुई है तो टकराने के पहले कितना रहा होगा, यहां मैं लिख देता हूं 50% एनर्जी, जब जमीन पे टकराई तो 50% एनर्जी लॉस हो गई। 50% एनर्जी लॉसेस इन कोलिजन, कोलिजन के दौरान जो एनर्जी है वो 50% लॉस हो गई है। कोलिजन जस्ट बिफोर कोलिजन, यहां लिखता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब जस्ट बिफोर कोलिजन एनर्जी आपका कितना आएगा, यहां से अगर टकराने के बाद 200 बच रही तो इसका डबल रहा होगा, मतलब 400 m रहा होगा। ये समझ में आया कि नहीं, जैसे ही समझ में आया सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला लगाते हैं फिर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल में। तो यहां देखो कौन कौन सी एनर्जी है जब शुरू में पार्टिकल आना शुरू हुआ, इस पे हम लगा रहे हैं। टोटल एनर्जी यहां जब टकरा रहा है हमें पता चल गया 400 m है।
हम किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लगाएंगे जब यहाँ से चलेगा तो कौन सी एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो चलिए लिख देते हैं हाफ एम वी नॉट, हमसे यही पूछ रहा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और टोटल एनर्जी कितनी आई है 400 एम। अब देखो एम सब में है तो एम से एम काट दो, ये आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू 400। यहाँ से जब 20 दहा में 200 और 400 में से 200 गया 200 और वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 400, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का है, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, तो कितना स्पीड निकल के आया 20 मीटर पर सेकेंड निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। देखो कुछ नहीं किया हमने, टकराने के बाद स्पीड निकाला, स्पीड पता चल गई, एनर्जी निकाल लिए, और हमें क्वेश्चन में बोला था टकराने के बाद 50% एनर्जी लॉस हो रही है, तो 50% हमने जब टकराने के पहले 100% रही होगी तो उसको 100% किया 400 एम में आया, फिर एनर्जी बैलेंस किया और हमें वी नॉट इजिली मिल गया। देखो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए, डेटा कैसा भी दे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप क्वेश्चन को इजिली कर ले जाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3 I कैप प्लस J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, hence the particle is displaced from position 2I cap plus K cap meter to position 4I cap plus 3J cap minus K cap meter. The work done by the force on the particle is, देखो यार इस पे तो अभी पिछले, अगर आपने PYQ किया होगा अभी पिछले सेशन में, देखो 2022 या 23 में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था कि नहीं, केवल डेटा चेंज था, इसलिए PYQ करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े बदलेंगे, केवल डेटा बदलता है। सेम कॉन्सेप्ट पे आप जाके देख लेना, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ था और वही कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो चलिए जो जो डेटा दिया है पहले उसको नोट करते हैं। क्या दिया है, फोर्स दिया है एफ वेक्टर कितना 3I कैप प्लस जे कैप, और क्या दिया है मास 2 kg दिया है, और पार्टिकल का पोजीशन हमको दिया है, क्या दिया है R1 वेक्टर, R1 का हमें दिया है 2I कैप प्लस K कैप, और R2 की वैल्यू कितनी हमें दिया है, R2 वेक्टर इक्वल टू 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना कार्य इस पे किया गया, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F डॉट R, यही होगा ना। अब हमें पोजीशन दिया है R1 से R2 तक, कोई यहां से यहां तक गया है, ये है आपका R1, ये है आपका R2, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू आपका होगा R2 माइनस R1, इनके बीच का कितना डिस्टेंस हम ऐसे ही निकालेंगे ना, तो वही सेम वेक्टर में काम करते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप, और R1 कितना है 2I कैप प्लस K कैप। अब चलिए वेक्टर का आपको सब्ट्रैक्शन पता होगा, सेम नेचर का सेम के साथ ही घटेगा। अब आई को आप जे के साथ नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। तो चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे आर वेक्टर इक्वल टू निकल के आएगा, 4 में से 2 गए तो कितना आएगा 2I कैप प्लस जे का कुछ है, जे का इधर कुछ नहीं है तो 3J कैप। यहाँ देखो माइनस के कैप है, माइनस अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2K कैप। ये आपका क्या आ गया पोजीशन वेक्टर R, तो हमको वर्क डन पूछा था W इक्वल टू फोर्स इंटू उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इंटू आर स्केलर प्रोडक्ट है F डॉट आर। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, F की 3I कैप प्लस J कैप, एक मिनट जे को सही कर देते हैं, 3I कैप प्लस J कैप डॉट R वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आप सबको पता होगा, इतना ज्यादा हमने कैलकुलेशन किया है अब तक तो रट चुका होगा। तो I का I के साथ होगा 3 इंटू 2 6, और I डॉट I क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
6 इंटू 1 हो जाएगा और क्या बचेगा आपका? देखो 3 इंटू 2 6 होगा ना। अब जे का देखते हैं, +1 +3 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा? +3 माइनस के साथ तो कुछ नहीं है, वो टर्म क्या आ जाएगा आपका? +0। तो टोटल वर्क डन निकल के आया 6,3,9,9 जूल। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा और यार इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम वेक्टर भी अगर आपको पता रहेगा ना, आराम से वहां से कर दोगे। ये 30 सेकंड से ज्यादा इस पे कुछ नहीं लगेगा। सीधा यहाँ से क्वेश्चन देखा, आर वेक्टर निकाला, सीधा मल्टीप्लाई करा, बिना कलम चलाए इसका आंसर आ जाएगा। और ये कैसे डेवलप होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन पे इस साल जेई ने एक क्वेश्चन पूछा है, केवल डेटा बदला है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो नीट में भी फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए। कुछ नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, केवल निगेटिव ग्रेडियंट लेना होता है, लेकिन टाइम पे आपको वो चीजें याद आनी चाहिए। और वो याद कैसे आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। दिया क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज यू, यू इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर, where a and b are positive constant and r is the distance of particle from the center of the field for stable equilibrium। देखो स्टेबल बोल दिया है तो समझ जाने का। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था? जब फोर्स जितना भी लग रहा है वो जीरो हो। आपसे पूछ रहा द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, एकदम इजी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है ये। 30 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। सबसे पहले जो डेटा दिया है लिख लेते हैं, ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। अब आपको बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? जीरो। अब पता है फोर्स को हम, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दी होती थी, उसका जो निगेटिव ग्रेडियंट आता था वही तो फोर्स के बराबर होता था। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए माइनस डी डी बाई आर, आर ही वेरिएबल है ना, तो इसलिए हमने आर के टर्म में लिया है। एक्स होता तो एक्स लेते, ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। अब देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं आता, 8-9 चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया और मैंने शुरू में ही मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन सिखाया हुआ है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है एक बार जाके वहां से सीख लीजिए, नहीं तो पूरे फिजिक्स में आपको परेशानी होने वाली है कि इसको हम कैसे करें। तो चलिए डी यू बाई डी आर निकालते हैं। क्या निकल के आएगा? ये माइनस है तो यहाँ माइनस। अब देखो 1/r स्क्वायर, यहाँ मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। डी डी आर का हम कैसे करते थे? 1/r स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? r के पावर -2 और डी डी बाई आर ऐसा है, ठीक। तो इसको हम कैसे करते थे? जो यहाँ पे पावर है उसको इसके साथ लाते थे और पावर में एक घटा देते थे। -2 और -1 क्या हो जाएगा? -3। तो ये निकल के आएगा -2/r के पावर, ऊपर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आपको? कोई निगेटिव एक टर्म नीचे दिया है उसको हम कैसे ले जाके करेंगे? पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस होगा, तो इसी टर्म को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। -2a आर के पावर, चलो -3 ही लिखता हूं यहाँ। अब बी का जब करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंदर देके आएंगे प्लस बी, और आर की पावर -1 है, वही है ना, तो माइनस माइनस फिर प्लस कर देगी, और आर की पावर -1 तो -2 निकल के आएगा। बताइए यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है? अब इसके इक्वल टू क्या है? फोर्स, और फोर्स इक्वल टू 0 है। तो चलिए -2a डिवाइडेड बाई आर के पावर -3 प्लस बी बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ लाएंगे, क्या होगा? चलो अगली स्लाइड दे देते हैं। 2a बाई आर क्यूब इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2a इक्वल टू आर बी, और हमको क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए, आर इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई बी। ये अपना आंसर निकल के आया। रेडियस पूछ रहा था ना, तो रेडियस क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, अगर आपको पता होगा वो कॉन्सेप्ट
कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका नेगेटिव ग्रेडियंट फोर्स देता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है। डिफरेंशिएशन करके उसको 0 कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट में इसी साल जेईई ने अब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए अच्छे से सीखिए। नीट में फिर प्रोबेबिलिटी है इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है। कह क्या रहा है, फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ डिस्टेंस डी एज शोन इन द फिगर। ये कोई आपको एक फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज। ये तो यार एकदम इजी है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। चलो यहाँ नंबर बराबर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे ग्राफ को रुको फिर से बना देता हूँ। कह क्या रहा है, एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। डी किसमें दिया है, मीटर में, और फोर्स किसमें दिया है, न्यूटन में। ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में गया है, फिर कुछ टाइम बाद आपका डिक्रीज हो गया है। ठीक, यहाँ पे वैल्यू दिया है 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे दिया है 12 मीटर, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 2। पूछ रहा है कि कितना वर्क डन किया गया। अब वर्क डन हम कैसे निकालते थे, जो इसका एरिया है वही तो आपका वर्क डन देता था, W इक्वल टू एफ एस, वही देता था। तो अगर हम ये देखो, यहाँ मैं अलग अलग कलर किया हूँ, एक आपका रेक्टेंगल है और दूसरा आपका ट्रायंगल है। अगर इन दोनों का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं तो हमको वर्क डन मिल जाएगा कि नहीं, आराम से मिल जाएगा। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर एफ डी कर्व। ये जब मैंने वर्क पावर एनर्जी का तीसरा लेक्चर दिया था उस पे डिटेल में समझाया था, जहां पे वेरिएबल फोर्स आए थे, इसके द्वारा प्रूफ करके भी दिखाया था। तो चलिए, पहला एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 2। अब विड्थ कितना है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 माइनस 3। और ट्रिंगल का एरिया क्या होता है, ट्रिंगल का एरिया होता है आपका हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ से यहाँ कितना आएगा, 12 माइनस 7, और हाइट कितनी है, 2। यही इस ट्रिंगल की हाइट है ना, हाइट 2 और बेस यहाँ से यहाँ तक है। 12 में से 7 घटा देंगे, 5 निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 गए 4, 4 दूना 8, प्लस इधर क्या बचेगा, हाफ इंटू 12 में से 7 गए 5 और 5 दूना 10। यहाँ जब 2 से काटेंगे 5 निकल के आएगा, तो वर्क डन इक्वल टू निकल के आया 13 जूल। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आए कभी भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आपको फार्मूला याद होगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, जो हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फिर से रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सारे सेशन को आप फॉलो कीजिए और क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। देखिए कि क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं कि नहीं। अगर खुद से हो रहा है मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट है। जाके फिर से कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।